हाँ, हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग एक नए प्लेलिस्ट की शुरुआत करने वाले हैं, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स की। हमने पिछले प्लेलिस्ट में कुछ 6-7 लेक्चर्स को कवर किया था। उसमें हम लोगों ने मेजॉरिटी जितनी भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस यूज होते हैं प्लांट ब्रीडिंग में और इवन एग्रीकल्चर रिसर्च में, उसके बारे में जाना था। आज खैर वो प्लेलिस्ट को भी हम लोग धीरे धीरे आगे एक्सटेंड करते रहेंगे, उसमें सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करते रहेंगे। लेकिन आज हम एक नए प्लेलिस्ट की शुरुआत करने वाले हैं, जो है क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का। जो भी मास्टर्स कर रहे होंगे जेनेटिक्स में और प्लांट ब्रीडिंग में, उनको एक कोर्स पढ़ना पड़ता है जेनेटिक्स क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का, फंडामेंटल ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। ये जो कोर्स है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उतना ही टिपिकल भी है, क्योंकि इसमें थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट ज़्यादा होता है, तो बच्चों को जो बायोलॉजी बैकग्राउंड्स हैं उनको समझने में थोड़ा कठिनाई होती है। लेकिन इस प्लेलिस्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी वीडियो लेक्चर्स हो वो काफ़ी सिस्टमेटिक हो और मतलब सारे टॉपिक्स को जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है ईजिएस्ट वे में, वो मैं अपने तरीके से कोशिश करूंगा कि उसको एक्सप्लेन करने की सारे टॉपिक्स को, और कोशिश करूंगा कि जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है उसको बहुत ही आसान भाषा में आसानी से आप लोगों के पास उसके जो एक्सप्लेनेशन को लेके आऊँ, ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स को। ठीक है, ये इसका लेक्चर नंबर 1 होगा। आज हम लोग क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का जो ये लेक्चर 1 है, इसमें हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और समझने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में कि हमें क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है। और एज ए ब्रीडर, एज ए साइंटिस्ट, एज ए एग्रीकल्चरिस्ट, यू कैन से जेनेटिसिस्ट, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का क्या रोल है ट्रेड को इम्प्रूव करने में, उसको समझने में। किसी भी ट्रेड को समझने और इम्प्रूव करने में इसकी क्या रोल है, उसको भी हम समझेंगे, और कैसे करेंगे, उनके क्या क्या मेथड्स हैं वो भी हम लोग इसमें समझेंगे। और फिर हर एक मेथड का अलग से एक डिटेल वीडियो आपके पास में लेके आऊँगा। ठीक है, यानी कि इसमें पूरा सिलेबस समझेंगे, इंट्रोडक्शन समझेंगे, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझेंगे कि क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स की का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ है। ठीक है, उन सारी चीज़ों को इसमें समझेंगे। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन इसका स्टार्ट करते हैं। हम सब जानते हैं कि कोई भी ट्रेट जो हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी ट्रेट है, वो ट्रेट गवर्न होता है अल्टीमेटली जीन से। ठीक है, मान लो ये ट्रेट है, बाय जीन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरी ट्रेट इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म is ultimately determined by gene। समझो, तो अल्टीमेटली जीन से ही डिटरमाइंड होता है। जीन से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। प्रोटीन क्या होता है? फंक्शनल यूनिट होता है, फंक्शन करता है सेल के अंदर, और फिर ये फिनोटाइप को देता है। ठीक है, जो भी फिनोटाइप आपको शो होता है, ये विजिबल होता है। ठीक है, जीन अपने को नॉर्मली विजिबल नहीं होता, लेकिन फिनोटाइप विजिबल होता है। जीन से क्या होता है? आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन सेल में फिर फंक्शन करता है और फिर वो फिनोटाइप शो करता है। तो ये हम लोग जेनेटिक्स का बेसिक है। तो मतलब अगर अपने को कोई ट्रेट को इन्हांस करना है, उसको समझना, फिर उसको इम्प्रूव करना है एज ए ब्रीडर, तो हमारा यही काम होता है कि हम किसी भी ट्रेट को बेहतर करें, उसको इम्प्रूव करें, बेनिफिशियल, कमर्शियली बेनिफिशियल बनाएं क्रॉप्स में। तो हमें समझना होगा जीन्स को, हमें समझना है उसके अंडरलाइंग जेनेटिक प्रिंसिपल्स को, कि वो जीन कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, जितनी भी मान लो आपके पास जो एक्टिविटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे फोटोसिंथेसिस, आपके पास सेल रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन, क्रॉप यील्ड, डिजीज रेजिस्टेंस, ये जो भी फंक्शंस हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो अल्टीमेटली किससे गवर्न होते हैं? अल्टीमेटली कंट्रोल्ड
कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय जीन्स। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ओके। लेकिन अब आप कहोगे कि ठीक है जीन से गवर्न होती है, ये बात तो मुझे समझ में आती है, हमने पढ़ भी रखा है, लेकिन सर हमने ये भी पढ़ रखा है कि सिर्फ जीन से ही गवर्न नहीं होती, कुछ ट्रेट का इन्फ्लुएंस सिर्फ जीन से ही नहीं होता, उसके ऊपर इन्वायरमेंटल का भी इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल होता है। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लो इन्वायरमेंटल का इंट्रक्शन इफेक्ट नहीं होता या इन्वायरमेंटल का सोल इन्वायरमेंटल का इफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल होता है। अगर ये बात आपको मैं लेटर ऑन जो भी फर्दर धीरे धीरे जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा, लेकिन इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं ऐसे कि ऑल्दो जीन्स डू नॉट एक्ट इन टोटल आइसोलेशन, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जीन सिर्फ आप खुद खुद इंटरेक्ट करता है, ठीक है, वो एक्ट करता है, वो टोटल आइसोलेशन में एक्ट नहीं करता, वो किसी न किसी जगह पे रहता है। अगर प्लांट को आप लगाओगे तो कोई सॉइल में लगाओगे, किसी के एनवायरनमेंट में लगाओगे, एटमॉस्फेयर में लगाओगे, तो जीन का जो एक्सप्रेशन होता है वो कंट्रोल होता है या गवर्न होता है या अफेक्टेड होता है इंटरनल, यानी कि ऑर्गेनिज्म के इंटरनल एनवायरनमेंट से भी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी। इंटरनल एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? एक्ट इन टोटल आइसोलेशन बट इन रिस्पॉन्स, अभी मैं समझाता हूँ, इन रिस्पॉन्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जीन अपने आप आइसोलेशन में नहीं, ऐसा नहीं कि उसको किसी एक जगह रख दो तो वो एक्ट करने लग जाएगा, किसी भी लेबोरेटरी में या किसी एक पेट्री प्लेट में रख दो डीएनए को तो एक्ट नहीं। कोई भी जीन का जो रिस्पॉन्स होता है वो डिपेंड करता है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे। अब इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है? इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म के इंटरनल इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म का इंटरनल इन्वायरमेंट, जैसे कि ऑर्गेनिज्म का इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है, मतलब सेल पीएच, ठीक है, यू कैन से कुछ भी हो सकता है, सेल का पीएच हो सकता है, कंसंट्रेशन हो सकता है, मेनी थिंग्स हो सकता है, टेम्परेचर, प्लांट टेम्परेचर, जो भी है। लेकिन एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो सॉइल, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो कि बायोटिक स्ट्रेस, ये सब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। इनके रिस्पॉन्स में भी जीन एक्ट करते हैं और इंटरनल इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में भी जीन एक्ट करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जीन जो होता है वो हमारे प्लांट्स के हो या किसी भी ऑर्गेनिज्म के ट्रेट को गवर्न करता है, लेकिन वो टोटल आइसोलेशन नहीं करता, उसके ऊपर इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट होता है, और वो इंटरनल इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट भी होता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट भी होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे समझो जो ट्रेट है वो ट्रेट दो तरह के होते हैं इन जनरल। एक होते हैं सिंपल ट्रेट, इसी को कहते हैं हम लोग क्वालिटेटिव ट्रेट, ठीक है। एक होता है कॉम्प्लेक्स ट्रेट, इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट, ठीक है। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ट्रेट क्या होते हैं? अब प्लांट्स के अंदर बहुत सारे ट्रेट हो सकते हैं, जैसे एल्ड हो गया, डिजीज रेजिस्टेंस हो गया, प्लांट हाइट हो गया, 1000 ग्रेन वेट हो गया, आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर लीफ एरिया हो गया, रूट साइज हो गया, बहुत अनगिनत ट्रेट है, ठीक है। उसके अंदर फ्रूट साइज हो गया, ग्रेन साइज हो गया, बहुत सारे ट्रेट हैं। तो जो ट्रेट हैं उसको हम मेजरली दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसे ट्रेट है जिसको हम लोग सिंपल ट्रेट कहते हैं और उसको हम क्वालिटेटिव ट्रेट भी कहते हैं। एक ट्रेट जो कि क्वांटिटेटिव ट्रेट होता है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स ट्रेट भी कहते हैं। सिंपल ट्रेट जो क्वालिटेटिव ट्रेट होता है वो कंट्रोल होता है बाई वन और फ्यू जीन्स, समझे। जो कॉम्प्लेक्स ट्रेट होता है उसी में वो कंट्रोल्ड बाय टू और मेनी जीन्स, यू कैन से मोर देन टू जीन्स। ओके, कहने का मतलब ये है जो सिंपल ट्रेट होता है वो
एक जीन एक ट्रेट को गवर्न करती है, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स ट्रेट ऐसे ट्रेट्स होते हैं, क्वांटिटेटिव ट्रेट ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो कि जो गवर्न होते हैं मोर देन वन ट्रेट, मोर देन वन जीन से, यानी कि उसमें हो सकता है कि 50 जीन हो, 60 जीन हो, 70 जीन मिल के एक ट्रेट को गवर्न कर रहे हैं। अगर कोई ट्रेट को एक जीन, सिंपल एक जीन गवर्न कर रहा है तो उसको कहेंगे क्वालिटेटिव ट्रेट, एक या दो ऐसे करके फ्यू जीन्स। लेकिन एक क्वांटिटेटिव या कॉम्प्लेक्स ट्रेट वो ट्रेट होता है जिसको बहुत सारे जीन मिलके गवर्न करते हैं, ठीक है। अब जब देखो एक जीन है तो वो प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन एक्सप्रेस होगा फिनोटाइप में। लेकिन जो क्वांटिटेटिव ट्रेट है उसमें अगर मान लो 20 जीन है, 15 जीन है, 25-30 जीन है, तो वो आपस में जो फिनोटाइप देंगे वो आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो हम लोग क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स पढ़ते हैं वो क्वांटिटेटिव ट्रेट को समझने के लिए ही पढ़ते हैं, समझे। क्वालिटेटिव ट्रेट्स जो होते हैं वो तो आसान होते समझना, लेकिन क्वांटिटेटिव ट्रेट काफ़ी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है। उसके जो जेनेटिक्स को समझना काफ़ी कठिन होता है, उसके इनहेरिटेंस पैटर्न को, उसके जेनेटिक्स को, उसको मतलब यू कैन से कि मैनिपुलेट करना ब्रीडर के लिए आसान नहीं होता, उसको समझना, फिर उसको फिर कॉमर्शियली यूज करना ब्रीडिंग में, उस ट्रेट को मैनिपुलेट करना, उसको एनहेंस करना, वो कठिन होता है क्वांटिटेटिव ट्रेट्स को, ठीक है। ये जो इसमें क्या होता है, जो सिंगल जीन, मान लो सिंगल जीन से गवर्न हो रहा है, तो एक ही जीन से गवर्न होता है, यानी कि उसका मेजर इफेक्ट होता है। उसमें जो एक जीन है, एक या दो जीन, उसका मेजर इफेक्ट जीन इसको कहते हैं। इसमें जो भी इफेक्ट होता है वो मेजर इफेक्ट होता है उस जीन का, ठीक है। जीन इसमें क्या होता है, मान लो 20 है, 25 है, 30 है, तो माइनर इफेक्ट होता है। माइनर इफेक्ट जीन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, माइनर इफेक्ट जीन, ठीक है। इसको स्टडी करना है, टू स्टडी दीज ट्रेट्स आर comparatively easy होता है इन ट्रेट्स को स्टडी करना। लेकिन वहीं टू स्टडी दीज कॉम्प्लेक्स ट्रेट इज कंपेरेटिवली डिफिकल्ट, ओके। आप ये बात समझ रहे होंगे क्यों डिफिकल्ट होता है। अब मैं कहूँ कि एक जिन से गवर्न होता है तब उसको एक जिन को ढूंढना आसान है, 50 जिन से गवर्न होता है 50 जिन को ढूंढना ही कठिन है। तो उसकी स्टडी करना, उसको इन्हेंस करना, उसमें उस ट्रेट को मॉडिफाई करना, उसमें बदलाव करके इन्हेंस करना, वो थोड़ा सा कठिन काम है, थोड़ा क्या काफ़ी कठिन काम है। अब बताओ कि क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स ब्रीडर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वो मैं अब आपको समझा रहा हूँ, समझो। ये जो सिंपल ट्रेट्स होते हैं ना, ये कम मात्रा में होते हैं। जो पूरे प्लांट में जो ट्रेट्स हैं उसमें सिंपल ट्रेट्स कम मात्रा में होते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ट्रेट्स होते हैं वो कमर्शियली काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेट्स होते हैं। ऐसे कर सकते हैं, ऑल इम्पॉर्टेंट ट्रेट्स आर, वैसे लिखो ऑलमोस्ट ऑल इम्पॉर्टेंट ट्रेट्स आर maximum traits which is important for plant breeder and geneticist are quantitative traits, ठीक है। ओके तो जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स होते हैं वो ब्रीडर्स के लिए और जेनेटिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो कमर्शियली वैल्यूएबल होते हैं। जैसे ईल्ड, एग्जांपल देखो, जैसे ईल्ड, प्लांट हाइट, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, ग्रेन लेंथ, etc। ऐसा नहीं है कि क्वालिटेटिव ट्रेड जो सिंपल ट्रेड्स होते हैं वो ब्रीडर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में वो होते हैं। जैसे कि एग्जांपल डिजीज रेजिस्टेंस, कुछ
कुछ डिजीज हैं उसके रेसिस्टेंस के लिए सिंपल एक या दो जीन से उसके अंदर रेसिस्टेंस आ जाता है। उसी तरीके से कर सकते हो डिजीज रेसिस्टेंस के साथ साथ कर सकते हो आप कोई इंसेक्ट रेसिस्टेंस भी होता है कुछ कुछ, ठीक है, जो कि सिंगल और मेजर जीन से गवर्न होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंपल ट्रेड्स जो यानी कि क्वालिटेटिव ट्रेड्स क्या होते हैं और क्वांटिटेटिव ट्रेड्स जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स ट्रेड भी कहते हैं वो क्या होते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स ट्रेड होते हैं बहुत सारे जीन से गवर्न होते हैं। सिंपल ट्रेड को पढ़ना आसान है, एक जीन को समझना उसके मैकेनिज्म को समझना आसान है, लेकिन क्वांटिटेटिव ट्रेड्स को पढ़ना और उसको यूटिलाइज करना उस इंफॉर्मेशन को वो कठिन है, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि क्वांटिटेटिव ट्रेड्स, मान लो एक प्लांट है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये पेटल है, ठीक है, ये क्या है, पेटल, ये पिंक पेटल है, एक ट्रेट है ना। समझो अगर ये ट्रेट, इफ दिस ट्रेट गवर्न बाय सिंगल जीन, अगर ये सिंगल जीन से गवर्न होता है तो इसकी स्टडी करना कितना आसान है। इस जीन को इस प्लांट्स के अंदर म्यूटेट कर दो, म्यूटेट कर दिए, म्यूटेट करने के बाद क्या है, अगर इसमें फिर भी पिंक पेटल आ गया तो समझ जाएंगे कि ये जीन गवर्न नहीं कर रहा है, और इसमें पिंक पेटल हट गया यानी कि व्हाइट आ गया तो समझेंगे कि ये जीन इस पिंक कलर को इस पिंक पेटल को गवर्न कर रहा है, समझे। तो म्यूटेट करने के बाद व्हाइट हो जाएगा, मीन्स वी वेरीफाई दैट दिस जीन गवर्न पिंक कलर ऑफ पेटल। ओके, ये बात समझ में आ गया, आसान है। मतलब एक जीन है उसको म्यूटेट कर दिए, उसको डिलीट कर दिए, म्यूटेट कर दिए या डिलीट कर दो, और उसके बाद उसके फिनोटाइप को स्टडी करो। अगर वो फिनोटाइप में चेंज आ गया, चेंज इन फिनोटाइप, फिनोटाइप में चेंज आ गया, इसका मतलब क्या है कि वो जीन उस पर्टिकुलर फिनोटाइप को गवर्न करता है। लेकिन वही एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं इसका क्वांटिटेटिव ट्रेड्स के केस में। मान लो एक प्लांट है और ये प्लांट का जो पेटल्स हैं, मैं ये हाइपोथेटिकल कंडीशन ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसा ही होता है, पेटल गवर्न नहीं होता है ऐसे। ये पेटल है वो गवर्न हो रहा है, पेटल का जो पिंक कलर है वो गवर्न हो रहा है 10 जीन से, 10 जीन से, यानी कि एक क्वांटिटेटिव ट्रेट है, ठीक है। 10 जीन से जब गवर्न हो रहा है, अगर मैं आपको कहूं कि इसमें से मान लो एक जीन को म्यूटेट कर दो, 10 जीन से गवर्न हो रहा है तो हर एक जीन का कुछ कुछ इफेक्ट होगा। आपने एक जीन को म्यूटेट किया, म्यूटेट 1 जीन, म्यूटेट या डिलीट एनी 1 जीन, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हो सकता है कि स्लाइट वेरिएशन अकर इन पिंक कलर, हो सकता है कि बहुत ही छोटा वेरिएशन पिंक कलर में आया हो और मुझे पता नहीं चल सकता आसानी से, जब तक हम प्रॉपर एक्सपेरिमेंट ना करें तो हमें पता नहीं चल सकता कि वो पिंक कलर का वेरिएशन कितना आया। उस जीन का इफेक्ट हमें नहीं जानना, काफ़ी कठिन होगा। इसमें इस जीन का इफेक्ट जानना हमें बहुत आसान था, इसको म्यूटेट कर दिए, फिनोटाइप में इफेक्ट दिख गया, डायरेक्ट पिंक से व्हाइट हो गया। इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक जीन को म्यूटेट कर दोगे तो ये व्हाइट हो जाएगा, नहीं होगा। इसमें एक जीन को आप म्यूटेट करोगे, 2 जीन को, 3 जीन को म्यूटेट करोगे तो हो सकता है कि थोड़ा वेरिएशन दिखे, उसको काउंट करना। अगर मान लो 4 जीन को म्यूटेट किया तो पता नहीं चलेगा कि एक जीन का म्यूटेशन की वजह से कितना आया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कुल मिला के कि जो कॉम्प्लेक्स ट्रेट है उसको पढ़ने के लिए आपको जो क्लासिकल जो मेंडेलियन ट्रेट्स हैं उससे अलग टेक्निक का उपयोग करना पड़ेगा।
उस टेक्निक को पढ़ने का, उस टेक्निक को समझने का ही समझने के लिए ही हम लोग क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स पढ़ते हैं, समझे। तो जो टेक्निक्स हैं, जो मेथड्स हैं, उसी मेथड्स को हम लोग क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में पढ़ेंगे पूरे उसमें कोर्स में। तो आई होप आपको दोनों में क्या प्रॉब्लम है, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स पढ़ते क्यों हैं, वो समझ में आ गया होगा। चलिए, इसको ऐसे कर सकते हैं, डिटेक्शन ऑफ फिनोटाइप चेंज बाय चेंजिंग जीन इज डिफिकल्ट। इसमें जीन में चेंज किए, म्यूटेट किए, तो इसमें फिनोटाइप का इफेक्ट डायरेक्टली दिख गया, लेकिन इसमें दिखना कठिन है, समझे। तो इसलिए क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए हम लोग अलग मेथड्स का उपयोग करते हैं। वो क्या मेथड्स हैं वो आगे हम लोग समझेंगे। चलिए, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वालिटेटिव ट्रेड्स क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव ट्रेड्स क्या होते हैं, और क्वांटिटेटिव ट्रेड्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है फॉर प्लांट ब्रीडर्स एंड जेनेटिसिस्ट, ठीक है। और कोई भी इंसान पढ़ सकता है जिसको किसी भी ट्रेड को इम्प्रूव करना है प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर। ऐसा नहीं कि प्लांट ब्रीडर नहीं पढ़ते हैं, एनिमल ब्रीडर्स भी पढ़ते हैं, मेडिकल जेनेटिसिस्ट भी पढ़ते हैं, सारे लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा ना हम इसका वो पढ़ते हैं कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे कि इसका क्या ज़रूरत है। चलिए, अभी यहीं पढ़ लेते हैं कि क्या इसका मतलब, वाई हु स्टडी क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स एंड हाउ वी स्टडी क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, ठीक है। पहले वो स्टार्ट समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सवाल समझो। सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है। हु, हमने ये पढ़ा कि क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स या कोई भी ट्रेड को समझने का क्या तरीका है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हु स्टडी क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स को कौन कौन लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हमने जैसे कि बताया, क्वांटिटेटिव ट्रेड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट ब्रीडर्स। तो प्लांट ब्रीडर्स पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहले कौन पढ़ेंगे, प्लांट एंड एनिमल ब्रीडर। अगर काऊ का मिल्क का यील्ड इम्प्रूव करना हो तो भी हम लोग क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स को समझ उसका वहाँ पर एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। टू इम्प्रूव यील्ड, क्वालिटी, किसी का क्वालिटी, ग्रेन क्वालिटी हो सकता है, मिल्क क्वालिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डिजीज रेसिस्टेंस, ठीक है, एटीसी, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद कौन पढ़ते हैं, उसके अलावा कौन कौन पढ़ते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिसिस्ट भी पढ़ते हैं इसको। यानी कि पॉपुलेशन जेनेटिसिस्ट को भी क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। पॉपुलेशन जेनेटिसिस्ट और इवोल्यूशन साइंटिस्ट का भी साइंटिस्ट को भी इस क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो लोग को जानना होता है टू स्टडी नेचुरल वेरिएशन इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में जो नेचुरल वेरिएशन होते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि जो प्लांट है, वो जो नेचुरली प्लांट्स प्रेजेंट हैं नेचर में, उनका जेनेटिक्स अलग हो जाएगा, क्रॉप का अलग हो जाएगा। और जेनेटिक्स का जो प्रिंसिपल है ऑलमोस्ट सब में सेम ही है,
ठीक है, इसलिए उनको भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। क्यों रिक्वायरमेंट होती है, क्या स्टडी करते हैं वो लोग? स्टडी करते हैं फिटनेस, एडेप्टेशन, किसी भी स्पीसीज का एडेप्टेशन कैसा है, सर्वाइवल क्या है, इसकी स्टडी करते हैं वो लोग। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके अलावा कौन पढ़ते हैं। साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट सोशियोलॉजिस्ट इसको क्यों पढ़ते हैं? उसको पढ़ने का क्या पर्पस होता है? टू स्टडी ह्यूमन ट्रेट्स लाइक क्या? इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, बिहेवियर। उसी तरीके से मेडिकल जेनेटिसिस्ट को भी इसकी जानकारी, इसका नॉलेज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो मेडिसिन में भी जो कॉम्प्लेक्स ट्रेट्स हैं वो भी तो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स ही हैं। जैसे कि हार्ट डिजीज से रिलेटेड जो ट्रेट्स हैं, हार्ट डिजीज को समझना होगा तो भी तो आपको क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स आना चाहिए। ओबेसिटी को समझना होगा तो भी तो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स आना चाहिए। कुछ कैंसर्स हैं, ETC, ठीक है, सब में ETC लगा लो। तो मतलब कुल मिला के इसको ये बहुत सारे डोमेन के लोग स्टडी इसको करते हैं और हम लोग जो प्लांट ब्रीडर्स हैं वो भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसको तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी स्टडी, क्वांटिटेटिव ट्रेट्स की स्टडी, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स की स्टडी कौन कौन लोग करते हैं। अब सवाल एक और आता है। क्या आता है सवाल? अरे ये क्या होगा? छोड़ो इसको, हटाओ यहाँ से। सवाल एक है जो कि ब्रीडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है व्हाट डू वी नीड टू नो अबाउट क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। कहने का मतलब क्वांटिटेटिव ट्रेड्स में हम लोग क्या क्या जानना चाहते हैं। जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स है, कोई मान लो यील्ड है, इसके बारे में हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए एज ए ब्रीडर, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। क्योंकि तब तो आप उस ट्रेड को समझ पाओगे और उस ट्रेड को इंप्रूव कर पाओगे। पहले आपको उसके बारे में जानकारी होनी तो चाहिए। क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास उस ट्रेड के बारे में होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव ट्रेड्स के बारे में? पहला इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए, इज द ट्रेड अंडर स्टडी इज इनहेरिटेड। कहने का मतलब है कि अगर हमने किसी ट्रेट को स्टडी कर रहे हैं, जब हम किसी ट्रेट को स्टडी कर रहे हैं और उस ट्रेट में अगर कोई वेरिएशन दिख रहा है तो क्या वो जेनेटिक्स के द्वारा जो इनहेरिटेड ट्रेट में इनहेरिटेंस होने की वजह से आया है या सिंपली इन्वायरमेंट की वजह से आया है? कहने का मतलब इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ? पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यही मतलब हुआ। तो कहने का मतलब ये, लेट सपोज आप एग्जांपल से समझो कि अपने पास क्लोन है, आपने फील्ड में क्लोन को लगाया। मान लो ये फील्ड है, आपने फील्ड में क्लोन को लगाया, ठीक है, किसी प्लांट है, मतलब आइडेंटिकल जीनोटाइप है सबका। और ये जब मान लो इसका आपने यील्ड लिया, ठीक है, तो ये यील्ड में वेरिएशन देखने को मिला। इसमें यील्ड थोड़ा सा कम, इसमें थोड़ा ज़्यादा, इसमें कुछ और, इसमें थोड़ा सा कम, मतलब लिटिल वेरिएशन देखने को मिला, ठीक है। अब ये लिटिल वेरिएशन जीन के वजह से है या इन्वायरमेंट की वजह से, ये कैसे डिसाइड करोगे भाई? जब ये क्लोन है, जब सारा जीनोटाइप आइडेंटिकल है, ये तो जीन की वजह से तो हो नहीं सकता।
तो इन्वायरमेंट की वजह से ही होगा, तो ये जीन की वजह से तो होगा ही नहीं, ये इन्वायरमेंट की वजह से होगा। समझे? तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये समझना है कि जो कोई ट्रेट इनहेरिटेड है कि नहीं। ठीक, पहला। दूसरा, दूसरा क्या इन्फॉर्मेशन हमें किसी भी ट्रेट के बारे में जानना है? दूसरा, हाउ मच वेरिएशन is due to genetic how much variation is genetic। ठीक है, कितना वेरिएशन जेनेटिक वेरिएशन है, इसको ऐसे समझो। इसको ऐसे समझो, हाउ मच variation in a trait how much variation in a trait is due to genes। ठीक है, हम सब जानते हैं, हमने आप पहले भी आपको बताया कि जीन टोटलिटी में, इन टोटल ऐसा नहीं कि जीन कोई भी ट्रेट को अकेले गवर्न करता है, इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उस पर इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, जीन के ऊपर इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो हमें ये जानना है कि जो टोटल वेरिएशन, मान लो आपने किसी भी, मान लो यहाँ पर आपने क्रॉप लगाया, ठीक है, क्रॉप लगाया, ये क्रॉप में जो टोटल ऑब्जर्वेबल फिनोटिपिक वेरिएशन दिखा, इसमें से, इस वेरिएशन में से कितना वेरिएशन जेनेटिक है, मतलब जीन की वजह से। ये इन्फॉर्मेशन हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि ब्रीडर्स को सिर्फ जेनेटिक वेरिएशन नहीं कि ऐसा वेरिएशन जो कि जीन की वजह से हो, इसी से मतलब है। इन्वायरमेंट सॉइल की वजह से है, मान लो किसी पर्टिकुलर एक इन्वायरमेंट की वजह से पानी ज़्यादा दे दिए, खाद ज़्यादा दे दिए, उसकी वजह से है, तो वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न सिर्फ है कि उसका जेनेटिक पार्ट कितना है, जीन के यानी कि जेनेटिक्स के वजह से क्या वेरिएशन उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, पर्टिकुलर ट्रेट में, पर्टिकुलर क्रॉप में कितना दिख रहा है, वो हमारा कंसर्न है। यानी टोटल ऑब्जर्वेबल फिनोटाइपिक वेरिएशन में से अगर हमें जानना हो कि कितना जेनेटिक है और कितना इन्वायरमेंट की वजह से, ठीक है, यही है। तो इसको ऐसे लिखो, टोटल फिनोटाइपिक वेरिएशन में से जानना है हमें टोटल जेनेटिक वेरिएशन कितना है और इन्वायरमेंट। यही होता है वेरिएशन, या तो जीन की वजह से होगा, जेनेटिक्स की वजह से होगा, या तो इन्वायरमेंट की वजह से होगा। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है एज ए ब्रीडर कि जेनेटिक्स की वजह से कितना वेरिएशन है और इन्वायरमेंट की वजह से कितना वेरिएशन है। तो दूसरा सवाल हमें क्या जानना होता है एज ए ब्रीडर, और इस सब का जवाब कौन देगा? क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स से हमें मिलेगा। क्या हमें जानना होता है क्वांटिटेटिव ट्रेट्स के बारे में कि इसका जेनेटिक वेरिएशन कितना है और इन्वायरमेंट की वजह से कितना वेरिएशन है पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, जिस पॉपुलेशन में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए अब तीसरा सवाल क्या है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है ब्रीडर्स के लिए। व्हाट टाइप ऑफ जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट, मतलब जेनेटिक वेरिएशन चलो पता चल गया कि इतना जेनेटिक वेरिएशन है, लेकिन उस जेनेटिक वेरिएशन में भी अलग अलग पार्ट होते हैं जेनेटिक वेरिएशन के। मैं अभी आपको समझाता हूँ। आप समझो ऐसे कि मान लो ये जेनेटिक वेरिएशन है, अगर जेनेटिक वेरिएशन को अगर हम डिवाइड करें तो उसको हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। जेनेटिक वेरिएशन किस किस वजह से हो सकता है? एक तो होगा एडिटिव वेरिएशन, एडिटिव, फिर होगा डोमिनेंस और एपिस्टैसिस, ठीक, वेरिएशन। ठीक है, ठीक।
अब अगर एपिस्टेसिस में भी देखें तो वो भी ये भी तीन तरह का होता है एपिस्टेसिस, एडिटिव इंटू एडिटिव, एडिटिव इंटू डोमिनेंस, और डोमिनेंस इंटू डोमिनेंस। ठीक है, अब समझो कि टोटल जेनेटिक वेरिएशन होता है उसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एडिटिव वेरिएंस, दूसरा है डोमिनेंस वेरिएंस, तीसरा है एपिस्टैटिक वेरिएंस। अब एपिस्टैटिक वेरिएंस जो है ये, इसको भी हम लोग फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एडिटिव इंटू एडिटिव वेरिएंस, एडिटिव इंटू डोमिनेंस वेरिएंस और डोमिनेंस इंटू डोमिनेंस वेरिएंस। ठीक है, अगर हमें ये जानना है कि अपने पास मान लो आ गया ये टोटल वेरिएशन आ गया, तो हमें जानना है कि भाई ये एडिटिव वेरिएंस कितना है इस ट्रेट में, इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, वो कैसे जानेंगे? यानी कि प्रॉपर सारा का बाइफर्केशन करना है टोटल वेरिएंस का, वो कैसे करेंगे? एडिटिव वेरिएंस, डोमिनेंस वेरिएंस, एपिस्टेटिक वेरिएंस कितना, कौन कितना है इस ट्रेट में, इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, ये जानने के लिए भी हम क्वांटिटेटिव ट्रेट्स का जो ये क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का उपयोग लेते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में बहुत सारे मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे, उस मेथड का उपयोग करके हम लोग टोटल जो जेनेटिक वेरिएशन है उसको एडिटिव, डोमिनेंस और एपिस्टेटिक्स में डिवाइड करते हैं। फिर फर्दर एपिस्टेटिक वेरिएंस को भी हम लोग फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी कि अपने पास मान लो ये 100% है, तो हमें उस मान लो पर्टिकुलर हम लोगों ने एनालिसिस किया तो पता चला ये 30% है, ये 35% है, कितना हुआ 65, बचा हुआ 35 एपिस्टेसिस है। फर्दर 35 में ये बाइफर्केशन होगा। तो ये समझने वाली बात है कि ये हम लोग जेनेटिक जो टेस्ट है हम लोग जो करेंगे फर्दर, उसके माध्यम से हमें पता चलेगा। ठीक है, तो ये व्हाट टाइप ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, मतलब ये डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक वेरिएशन है, उसके बारे में जानकारी हमें चाहिए होती है। तो उसके लिए भी हम लोग क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के जो टेक्निक है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ बातें और इसमें आप समझिए। अब देखिए ये जो एडिटिव, पहले बात समझिए एडिटिव वेरिएशन क्या होता है। एडिटिव जो है उसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ इफेक्ट ऑफ ईच एडिटिव जीन कैन बी एडेड। मतलब टोटल वेरिएशन जितने भी जीन, मान लो आपके पास कोई भी एक ट्रेट को 50 जीन गवर्न कर रहे हैं, उसमें से ऐसे जीन्स जो कि जिनका इफेक्ट इंडिपेंडेंट हो और एडिटिव हो। मतलब इफेक्ट क्या है, इंडिपेंडेंट एंड एडिटिव, उसको क्या कहेंगे, एडिटिव वेरिएंस। मतलब उन जीन्स के वजह से जितना वेरिएशन आ रहा है उसको कहेंगे एडिटिव वेरिएशन। ठीक है, डोमिनेंस क्या होता है, इसका मतलब हुआ है इसमें क्या होता है कि एक जो एलील होता है, मास्क अनदर, मतलब एक एलील का जो इफेक्ट होता है दूसरा एलील मास्क कर देता है। तो ऐसे जो जितने भी जीन्स हैं जिनमें एक एलील का इफेक्ट दूसरे एलील ने मास्क कर दिया, आउट ऑफ 50, मान लो एग्जांपल ये 50, उसमें से इतने जो भी जीन का इफेक्ट ऐसा होगा डोमिनेंस वाला, उन सारे जीन्स का टोटल जो वेरिएंस होगा वो होगा डोमिनेंस वेरिएशन ड्यू टू डोमिनेंस। ठीक है, डोमिनेंस वेरिएशन। ठीक है, और एपिस्टेसिस का मतलब होता है कि ये क्या एलील्स, और ये क्या होता है, जीन इंटरेक्शन होता है। ठीक है, ये सब आप जानते होगे, जो अगर बैचलर्स और मास्टर्स आप लोग कर रखे हो तो आपको समझ में आता होगा कि डोमिनेंस क्या होता है, एपिस्टेसिस क्या होता है, एडिटिव क्या होता है। मैं बस आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। जीन इंटरेक्शन यानी कि दो जीन के बीच में अगर इंटरेक्शन है और एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर रहा है तो उसको कहेंगे एपिस्टेसिस। अगर एक जीन में ही एक एलील दूसरे एलील के इफेक्ट को मास्क कर रहा है उसको कहेंगे डोमिनेंस। तो ऐसे जितने भी जीन हैं जिसमें डोमिनेंस का इफेक्ट होगा उन सब का क्यूमुलेटिव क्या होगा, डोमिनेंस वेरिएशन। फिर जो ऐसे जो जितने भी जीन हैं जिनके बीच में एपिस्टेटिक इंटरेक्शन है उन सब का जो वेरिएशन का जो एड ऑन करके जो वेरिएशन बनेगा वो क्या होगा, एपिस्टेटिक। मतलब टोटल जेनेटिक वेरिएशन में से इन तीनों पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और एपिस्टेसिस में भी तीन होते हैं, एक होता है एडिटिव इंटू एडिटिव, एडिटिव इंटू डोमिनेंस और डोमिनेंस इंटू डोमिनेंस। एडिटिव इंटू एडिटिव में क्या होता है कि दो एडिटिव, सुनिए इसमें क्या था कि एडिटिव जीन का जो इफेक्ट होता है वो ऐड हो जाता है, इसमें भी यही होता है। इसको ऐसे समझो, यहाँ पर लिखो ये क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा समझना, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा।
पहला लिखो एडिटिव इनटू एडिटिव, ठीक है। फिर लिखो एडिटिव इनटू डोमिनेंस। फिर तीसरा लिखो ठीक है। अब इन तीनों को समझ लेते हैं एक एक करके, ठीक है। एडिटिव इंटू एडिटिव वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन caused by interaction between additive effects of alleles at two or more loci। कहने का मतलब जो दो और दो से अधिक लोकाई पे जो एलील्स हैं उसका इंट्रैक्शन की वजह से उसका एडिटिव इफेक्ट का जो सॉरी क्या मैं कह रहा हूँ कि दो अलग अलग, मान लो ये जीन्स हैं, मान लो ये क्रोमोसोम 1 है, ये 1 है और ये 2 है, यहाँ पर जीन ए है और यहाँ पर जीन बी है। ये भी एडिटिव नेचर का, ये भी एडिटिव नेचर का, इन दोनों का जो एडिटिव इफेक्ट का जो इंट्रैक्शन होगा उससे जो वेरिएशन का होगा वो होगा एडिटिव इंटू एडिटिव। आप कहोगे कि यार इसमें आपने वो भी तो पढ़ा था एडिटिव, सिंपल एडिटिव, और इसमें क्या अंतर है? एडिटिव इंटू एडिटिव वेरिएशन में और एडिटिव वेरिएशन में क्या अंतर है? बेसिक समझो उसमें क्या अंतर है कि जो ये एडिटिव इंटू एडिटिव होता है ना, ये इंडिपेंडेंट नहीं होता, नॉट इंडिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट होता है दो जीन, अलग अलग जीन पे। लेकिन एडिटिव क्या है? मान लो 10 जीन एडिटिव के, हर एक जीन का इंडिपेंडेंट इफेक्ट है, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। उसका इफेक्ट फर्स्ट जीन का दूसरे जीन पे इफेक्ट डिपेंड नहीं कर रहा है। कोई भी मान लो माइनर इफेक्ट ये 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है जीन फर्स्ट, तो सेकेंड जीन पे उनका कोई इंपैक्ट नहीं है। अगर वो ना भी रहे कोई मतलब नहीं, वो फर्स्ट 1 यूनिट अमाउंट में जो फिनोटाइप है वो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा फर्स्ट जीन। लेकिन एडिटिव इंटू एडिटिव में ऐसा नहीं, अगर फर्स्ट और सेकंड के बीच में इंटरेक्शन है, अगर दोनों जीन जब होंगे तभी वो एडिटिव वो इफेक्ट शो करेंगे, नहीं होंगे तो इफेक्ट नहीं शो करेगा, एडिटिव भी नहीं करेगा। समझे? तो ये अंतर है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते और वो इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ समझो ये अंतर है, आप इस अंतर को बहुत अच्छे से समझना, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हो। डिफरेंस बिटवीन एडिटिव एंड एडिटिव इंटू एडिटिव वेरिएंस, ठीक है। जो एडिटिव वाला होता है ना, ये एडिटिव वाला होता है इंडिपेंडेंट एडिटिव इफेक्ट, नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर जीन, ठीक है। और ये वाला जो होता है ये डिपेंडेंट ऑन अदर जीन। ऑल्दो दोनों एडिटिव हैं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट है दूसरे जीन के ऊपर इफेक्ट का और एक का डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। ऑल्दो दे आर ऑल्सो एडिटिव, ठीक है। चलिए, एडिटिव इंटू डोमिनेंस क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन एडिटिव इफेक्ट्स ऑफ वन लोकस एंड डोमिनेंस इफेक्ट ऑफ अनदर लोकस। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो कोई एक लोकस है, उसके ऊपर एडिटिव इफेक्ट दिख रहा है और दूसरे लोकस पर डोमिनेंस इफेक्ट दिख रहा है और दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऐसे वेरिएशन को एडिटिव इंटू डोमिनेंस वेरिएशन कहते हैं। समझे? एक जीन है जो कि दिखा रहा है एडिटिव इफेक्ट, दूसरा जीन है वो दिखा रहा है डोमिनेंस इफेक्ट, और दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो जो इंटरेक्शन की वजह से जो वेरिएशन दिख रहा है वो वेरिएशन को कहते हैं एडिटिव इंटू डोमिनेंस वेरिएशन। ओके, समझ में आया?
उसी तरह डोमिनेंस इंटू डोमिनेंस क्या है, सिंपल है कि दोनों लोकाई पे जो जीन्स होंगे वो डोमिनेंस इफेक्ट शो कर रहे होंगे, ठीक है, और उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगा उसी को हम लोग कहेंगे डोमिनेंस इंटू डोमिनेंस वेरिएशन। डोमिनेंस इफेक्ट ऑफ एलील्स एट 2 or more डिफरेंट लोकाई, ठीक है। तो ये मतलब हुआ आपको जो हमने अभी आपको बताया कि जेनेटिक वेरिएशन को इतने कंपोनेंट में हम लोग तोड़ सकते हैं। तो ये सारी जानकारी की भाई हमें जो जेनेटिक वेरिएशन है, हमें ये पता चल गया कि जेनेटिक वेरिएशन कितना है और एडिटिव वेरिएशन कितना है। अब जेनेटिक वेरिएशन में एडिटिव की वजह से कितना है, डोमिनेंस की वजह से कितना है, एपिस्टेसिस की वजह से कितना है, फिर एडिटिव इंटू एपिस्टेसिस में जितना भी होगा उसको फिर तोड़ेंगे। एडिटिव इंटू एडिटिव की वजह से कितना है, एडिटिव इंटू डोमिनेंस की वजह से कितना है, डोमिनेंस इंटू डोमिनेंस की वजह से कितना है, ठीक है। ये क्यों करेंगे, सवाल है ऐसा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये सारा निकाल लेंगे वैल्यूज़। क्यों निकालना है, ज़रूरत क्या है वो समझो, ब्रीडर को इसकी ज़रूरत क्या है। ब्रीडर्स इन सारे इंफॉर्मेशन को यूज करता है अपनी ब्रीडिंग स्ट्रेटजी को मतलब ब्रीडिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए कि भाई हमें इसमें कौन सा मेथड, कौन सा ब्रीडिंग मेथड यूज करना है स्ट्रेट को इम्प्रूव करने के लिए। वो इन सारे इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने पे ही पता चलता है, समझे। बाई एनालाइजिंग all these variation all these variation plant breeder took decision about what kind of breeding method will be used for trait improvement, ठीक है। अब कैसे लेते हैं ब्रीडर, मान लो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन आ गया तो आप कैसे डिसीजन लोगे कि भाई कि कोई भी कौन सा मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप ऐसे समझो, दो तरह के, अगर हम टोटल वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन को हम लोग दो पार्ट में मेजरली डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है ये, एक है फिक्सेबल वेरिएशन, दूसरा है नॉन फिक्सेबल वेरिएशन। समझिए इसको आसानी से। दूसरा क्या है, नॉन फिक्सेबल वेरिएशन। जो फिक्सेबल वेरिएशन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। जेनेटिक वेरिएशन जो है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक है फिक्सेबल वेरिएशन, एक होता है नॉन फिक्सेबल वेरिएशन। फिक्सेबल वेरिएशन क्या होता है, दीज जेनेटिक वेरिएशन कैन बी permanently fixed or you can say captured in future generation by selection, ठीक है। फिक्सेबल वेरिएशन वो वेरिएशन होते हैं जो हम लोग सिलेक्शन के माध्यम से जिन वेरिएशन को फिक्स कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर जनरेशन में। जो मान लो आप P1 मान लो आपके पास कोई प्लांट है, उस प्लांट का जो फर्दर जनरेशन जो आएगा, जो उसका प्रोजेनी होगा, उसके अंदर आप ये जो वेरिएशन है, कोई भी वेरिएशन जिसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं, यानी कि वो अगर वेरिएशन उसमें आ गया अब वो हमेशा उसमें रहेगा, ठीक है। ऐसे वेरिएशन को हम लोग कहते हैं फिक्सेबल वेरिएशन, ठीक है। तो कुछ वेरिएशन ऐसे होते हैं जो कि फिक्सेबल होते हैं, लेकिन कुछ वेरिएशन ऐसे होते हैं जो कि फिक्सेबल नहीं होते। तो जो जिनको हम लोग सिलेक्शन के माध्यम से फिक्स नहीं कर सकते जिस तरह के वेरिएशन को, उसको हम लोग कहते हैं नॉन फिक्सेबल वेरिएशन। इसको क्या कहेंगे, कांट
बी फिक्स्ड इन नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, आपको यार फिक्सेबल वेरिएशन जो ऊपर जो अपने टोटल जितने भी तरह के वेरिएशन पढ़ाए हैं उसमें कौन कौन से वेरिएशन ऐसे हैं जो कि फिक्सेबल वेरिएशन है। तो इसमें जो एडिटिव वेरिएशन होता है ना, एडिटिव वेरिएशन जो होता है वो फिक्सेबल होता है, और एडिटिव इनटू एडिटिव वेरिएशन भी फिक्सेबल होता है। ठीक है, लेकिन जो डोमिनेंस और जो एडिटिव इनटू डोमिनेंस और डोमिनेंस इनटू डोमिनेंस टाइप का जो वेरिएशन होता है वो नॉन फिक्सेबल वेरिएशन होता है। इसको आप फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको पता चला, किसी भी आपने एनालिसिस किया और आपको पता चला कि टोटल जो जेनेटिक वेरिएशन है उसमें से जो एडिटिव वेरिएशन है वो ज़्यादा है, तो आप क्या यूज करोगे? आप प्योर लाइन सिलेक्शन या आप प्योर लाइन वैरायटी बनाने की कोशिश करोगे। लेकिन आपको ऊपर पता चलेगा कि ये डोमिनेंस या एडिटिव इंटू डोमिनेंस या डोमिनेंस इंटू डोमिनेंस इस टाइप के जो वेरिएशन ज़्यादा है, तो आप क्या कोशिश करोगे? हाइब्रिड बनाने की कोशिश करोगे, हाइब्रिड डेवलपमेंट की बात करोगे। ठीक है, तो ये है आपको, अगर जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि कितना एडिटिव की वजह से, कितना एडिटिव इंटू एडिटिव की वजह से, कितना डोमिनेंस की वजह से, कितना एपिस्टेसिस की वजह से, इससे आप ब्रीडिंग स्ट्रेटजी कैसे, कौन सा ब्रीडिंग स्ट्रेटजी यूज करना चाहिए वो आप पता कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट है समझने का और क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स को पढ़ने का। अब कहोगे कि ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिसको हम लोग बायोमेट्रिकल टेक्निक्स कहते हैं, वो पढ़ेंगे, वो एक एक करके सारा पढ़ेंगे। ठीक है, और काफ़ी मज़ा आने वाला है हर एक चीज़ को पढ़ने में। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि एक क्वांटिटेटिव ट्रेड्स में हमें क्या जानना जरूरी होता है। ठीक है, अब चलिए एक और सवाल को हम लोग समझते हैं, वो है, आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए, व्हाट इज द ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर जीनोटाइप। किसी पर्टिकुलर जीनोटाइप की क्या वैल्यू है? उसकी वैल्यू का मतलब क्या? उसको हम लोग फर्दर ब्रीडिंग के लिए यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? उसके अंदर क्या पोटेंशियल है? हो सकता है उसके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है, उसको हम लोग फर्दर ब्रीडिंग मटेरियल के तरह यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसी को कहते हैं ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर जीनोटाइप। ये क्यों यूज होता है? ये पता करने के लिए यूज होता है कि कौन सा पेरेंट हम लोग यूज कर सकते हैं, विच पेरेंट इज बेस्ट फॉर ब्रीडिंग। ठीक है, तो ये सब सवालों का हम लोग जवाब ढूंढते हैं क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सारे कुछ सवाल हैं, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में हम लोग थ्रू बायोमेट्रिकल टेक्निक्स, थ्रू वेरियस टेक्निक्स हम लोग उसको पता करते हैं। ठीक है, ब्रीडिंग वैल्यू क्या होता है, चलो इसको भी समझ लेते हैं। एबिलिटी टू पास गुड जीन्स टू ऑफस्प्रिंग, इसी को कहते हैं क्या है? ब्रीडिंग वैल्यू। ठीक है, एक और सवाल है, हम एक और सवाल जो कि क्वांटिटेटिव जेनेटिसिस्ट को हमेशा जानना होता है, जब प्लांट ब्रीडर को भी जानना होता है कि हाउ इज द जेनेटिक वेरिएशन ऑर्गेनाइज्ड। मतलब सेल के अंदर जो जीन्स हैं, जो क्रोमोजोम हैं, उसके ऊपर जो हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन है वो कैसे ऑर्गेनाइज, जो जीन्स है वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, जैसे इसमें क्या आप लोग इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, कौन सा जीन कंट्रोलिंग, ऐसे कर सकते हो, ट्रेट कंट्रोलिंग जीन्स को आप पता करते हो। वो जीन किस क्रोमोजोम पे है, प्रेजेंट हैं, लोकेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोजोम,
ये पता करना होता है क्या वो सारे उस क्रोमोसोम पे जितने भी जीन हैं कोई भी क्वांटिटेटिव ट्रेट्स के, वो एक साथ इकट्ठे प्रेजेंट हैं या अलग अलग प्रेजेंट हैं, वो सिस फॉर्म में प्रेजेंट है कि ट्रांस फॉर्म में प्रेजेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलील्स, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलील्स ये आप पता करते हो, मतलब फेवरेबल एलील टुगेदर गुड फॉर ब्रीडिंग। अगर फेवरेबल एलील एक साथ होंगे तो वो ब्रीडिंग के लिए अच्छे होंगे। ओके, जो जीन है वो होमोजाइगस फॉर्म में है या हेटेरोजाइगस फॉर्म में है? बस हेटेरोजाइगस फॉर्म में है। ठीक है, ये सारे कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जो कि हम लोग गैदर करते हैं क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के माध्यम से उसके स्टडी करके। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम लोग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। हम लोग थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात कर लेते हैं कि एक्चुअली जो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स की शुरुआत कैसे हुई, कैसे साइंटिस्ट इसके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट किए, क्या क्या डेवलपमेंट हुए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। उसके बाद हम लोग फर्दर पढ़ेंगे कि हमें जो ये सवाल थे हमारे, उसके जवाब ढूंढने के लिए हमें कौन कौन से मेथड्स पढ़ने होते हैं, और फिर वो पढ़ने के बाद फिर अगले लेक्चर में हर एक मेथड को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ओके। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, क्यों जानना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको ये समझ में आ पाए कि कैसे ये क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स इवॉल्व हुआ, डिफरेंट साइंटिस्ट के क्या राय थे, क्या उनका शुरुआत में कैसे वो सोचते थे, फिर क्या डेवलपमेंट हुए और कैसे ये डेवलप हुआ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स टोटल। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें अर्ली 90s की, अर्ली 19th सेंचुरी की, ड्यूरिंग फर्स्ट 2 decades of 19th century, there are 2 school of thoughts, there are 2 ग्रुप्स, साइंटिफिक ग्रुप्स थे। मतलब अर्ली 19th सेंचुरी के आसपास 2 तरह के साइंटिफिक ग्रुप्स बन गए थे। कौन कौन से? पहला था मेंडेलियन ग्रुप, जिसको हम लोग कहेंगे मेंडेलियन, और दूसरा था गाल्टेनियन ग्रुप। ठीक है, अब मेंडेलियन ग्रुप को लीड कौन कर रहा था? मेंडेलियन ग्रुप को लीड कौन कर रहा था? वो कर रहे थे लेड बाय विलियम बेटसन एंड ह्यूगो डे व्रीज। वहीं गाल्टेनियन ग्रुप को लीड कर रहे थे स्वयं गाल्टन साहब, लेड बाय सर फ्रांसिस गाल्टन और कार्ल पियर्सन। ये 2 साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा ये ग्रुप को लीड किया जा रहा था। अब कहोगे यार ये ग्रुप क्यों बना गया था? ये ग्रुप इसलिए बन गया था कि इन दोनों का सोचने का जो तरीका है वो डिफरेंट था। किस संदर्भ में? क्वांटिटेटिव ट्रेट्स के संदर्भ में। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 ग्रुप जो है वो बने थे फॉर क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। क्वांटिटेटिव ट्रेट्स की जो समझ है उसके बारे में इन दोनों के राय डिफरेंट थे। ठीक है, क्या थे वो अभी समझते हैं। मेंडेलियन ग्रुप क्या कहते थे? इनका कहना था कि जो क्वांटिटेटिव जो ट्रेट्स हैं वो इम्पोर्टेंट तो हैं,
लेकिन वो मेंडेलियन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, उसको हम लोग समझा सकते हैं मेंडेलियन प्रिंसिपल से। क्वांटिटेटिव ट्रेट्स आर इंपॉर्टेंट एंड explained by and can be explained by मेंडेलियन लॉज, जो मेंडल ने लॉ दिए थे। वहीं इन ग्रुप का कहना था, जो गाल्टन साहब थे, वो गाल्टन वर्कड ऑन ह्यूमन हाइट, उसको यार गलत, वर्कड ऑन ह्यूमन हाइट एंड they said quantitative traits are important, heritable, but different mechanism is there other than मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो मेंडेलियन लॉ है उसके प्रिंसिपल को यूज नहीं करता है ये क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, उनका प्रिंसिपल अलग है। ये इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन ये जो ट्रेट्स हैं वो उनका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है, जो इनका जो काम मैकेनिज्म है, वो मेंडेलियन लॉ के माध्यम से आप समझा नहीं सकते, इतना आसान नहीं है। क्वांटिटेटिव ट्रेट्स आर इंपॉर्टेंट एंड कांट बी एक्सप्लेन्ड बाय Mendelian law. They follow some different mechanism. इनका कहने का मतलब ये था, जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स हैं कुछ अलग ही मैकेनिज्म को यूज करते हैं, फॉलो करते हैं इनहेरिटेंस के लिए, लेकिन वो मेंडेलियन लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ अलग है, लेकिन सिर्फ मेंडेलियन लॉ को यूज करके आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। हो सकता है मेंडेलियन लॉ को फॉलो करता हो, लेकिन सिर्फ उसी को यूज करके आप क्वांटिटेटिव ट्रेट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, ये इनका कहना था। दोनों में सिंपल डिफरेंस ये था कि ये मेंडल के भक्त थे, मेंडल को ही मतलब सब कुछ समझते थे, लेकिन गाल्टेनियन एक रेबेलियस ग्रुप था। वो कहता था नहीं भाई, सिर्फ मेंडेलियन कॉन्सेप्ट को यूज करके आप क्वांटिटेटिव ट्रेट्स को नहीं समझ सकते हैं। क्वांटिटेटिव ट्रेट्स को समझने के लिए कुछ और मैकेनिज्म को हमें उसका जो मैकेनिज्म है वो कुछ और है, उसको समझने की जरूरत है। ठीक है, ये उस समय का सोचने का तरीका था अलग अलग साइंटिफिक ग्रुप्स का। इसको ऐसे लिख सकते हैं एक बार, मेंडेलियन ग्रुप told that only qualitative traits are genetics. कहने का मतलब मेंडेलियन ग्रुप का कहना था कि जो क्वालिटेटिव ट्रेट्स हैं वही जेनेटिक हैं, क्वांटिटेटिव ट्रेट जेनेटिक नहीं है, वो जीन्स की वजह से नहीं गवर्न होते हैं। क्वालिटेटिव ट्रेट्स आर नॉट जेनेटिक्स, क्योंकि क्वालिटेटिव ट्रेट्स इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो रहे थे, क्वालिटेटिव ट्रेट्स इन्फ्लुएंस हो रहे थे इन्वायरमेंट से। और आप जानते हो अभी कि क्वालिटेटिव ट्रेट इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो रहा था, तो उन्होंने कहते हैं ये तो इन्वायरमेंटल एरर है, इट इज़ ड्यू टू इन्वायरमेंट एंड इट्स ड्यू टू इन्वायरमेंट। ठीक है, ये सिर्फ इन्वायरमेंट की वजह से, लेकिन जो क्वालिटेटिव ट्रेट है वही जेनेटिक है। मेंडेलियन जो ग्रुप था उनका कहना ये था। ठीक है, लेकिन इसी दौरान कुछ प्रोग्रेस हुए, कुछ साइंटिफिक प्रोग्रेस हुए। क्या प्रोग्रेस हुए? द सर्टेन डेवलपमेंट टुक प्लेस। ठीक है, क्या हुए? पहला हुआ, ये समझना हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है, ताकि आपको एक पिक्चर मिल सके कि क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स की का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे लोग सोचे इसके बारे में। सबसे पहला तो जोहानसन 1903
3। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, क्या कॉन्सेप्ट दिया था? प्योर लाइन थ्योरी दिया था ना, प्योर लाइन थ्योरी इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या बोला था प्योर लाइन थ्योरी में? ट्रेड्स अफेक्टेड बाय जीन्स प्लस एनवायरनमेंट, यही बोला था। फिर एक डेवलपमेंट हुआ नील्सन एंड एहले, नील्सन एंड एहले 1909 में। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था, उसका नाम था मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस, ठीक है। यही दिया था इन्होंने, ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट हुए, इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था आर ए फिशर, आप सब जानते होंगे। कौन आए थे? आर ए फिशर। इन्होंने जो जेनेटिक्स है ना, उसको स्टैटिस्टिक्स से कंबाइन कर दिया। अब जब जेनेटिक्स स्टैटिस्टिक्स से कंबाइन कर दिया, तो उसके बाद से क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स की शुरुआत हुई। मतलब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप हुए, उसके बाद उन्होंने आर ए फिशर ने बहुत सारे टेक्निक्स दिए, जैसे इनोवा दिया। तो ये जो टेक्निक्स से टूल्स थे, इसके माध्यम इसको यूज करके फिर हम लोग क्वांटिटेटिव ट्रेड्स की स्टडी करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। कंबाइन मेंडेलियन जेनेटिक्स प्लस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। यही हम लोग को फाउंडेशन दिया, गेव फाउंडेशन ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। सो इस तरीके से क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स की शुरुआत हुई। धीरे धीरे अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया। उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए फिर फर्दर आर ए फिशर ने स्टैटिस्टिकल एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में बहुत रिवोल्यूशनरी काम किया, बहुत सारी टेक्निक्स दिए। उन टेक्निक्स का यूज करके हम लोग क्वांटिटेटिव ट्रेड्स की स्टडी करना स्टार्ट किए, जो कि फिर एक अलग ही एक सब्जेक्ट डोमेन बन गया, जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को भी पढ़ लिया, हमने फंडामेंटल्स जो इंट्रोडक्टरी पार्ट थे वो भी पढ़ लिए। अब हम लोग ये जानते हैं कि कौन कौन से बायोमेट्रिकल टेक्निक्स हैं जिसका हम लोग उपयोग करेंगे, और उस उपयोग करके हम लोग जो डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स है, जो क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था वो जानेंगे, ठीक है। जो अब इससे पहले हम लोगों ने जाना था ना कि भाई हमें क्या क्या जानकारी चाहिए एज ए ब्रीडर। तो ऐसे आप कर लो कि कुछ हम लोगों ने क्लासीफाई कर दिया, जितने भी टेक्निक्स हैं उसको हम लोगों ने बहुत मेजर ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहला है असेसमेंट ऑफ पॉलीजेनिक वेरिएबिलिटी। अगर आपको जो पॉलीजीन है या जो अपने क्वांटिटेटिव जीन्स हैं उनकी वेरिएबिलिटी का असेसमेंट करना है, तो आप कौन कौन से बायोमेट्रिकल टेक्निक्स की को अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ऊपर हम लिख लो बायोमेट्रिकल टेक्निक्स, आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ठीक है, चलो, तो आप हमें बताओ कि असेसमेंट ऑफ पॉलीजेनिक वेरिएबिलिटी को अगर हमें जानना है तो हमारे पास क्या क्या मेथड हैं, बताओ। तो आप क्या बताओगे, मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ आपको, ठीक है। पहला है कि अगर वेरिएशन को पता करना, तो हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में सिंपल चीज़ें पढ़ी है, जैसे मीन है, रेंज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड एरर है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। ये सारे कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ टूल्स हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी डाटा का हम लोग वेरिएबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि
तो क्या है सिंपल मेजर, इसको पहले कहेंगे सिंपल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। क्या है सिंपल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी? क्या है? जैसे रेंज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड एरर है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, ये सब है सिंपल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। तो रेंज से हम लोग वेरिएशन का पता कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से भी पता कर सकते हैं, वेरिएंस से भी, मतलब बेसिक आइडिया ले सकते हैं वेरिएबिलिटी का, ठीक है, किसी भी क्रॉप का या किसी भी जीनोटाइप का। फिर दूसरा क्या हो सकता है? एक होता है कंपोनेंट ऑफ वेरिएबिलिटी, कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन या वेरिएबिलिटी। कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या कि मान लो जो टोटल वेरिएशन है उसको हम लोग अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड करते थे ना, कि फिनोटाइप की वजह से कितना होगा, जीनोटाइप की वजह से कितना होगा, फिर जीनोटाइप में फिर फर्दर डिवाइड करते थे, एडिटिव कितना, डोमिनेंस कितना, एपिस्टेसिस कितना, इसी को कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन। जो वेरिएशन के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट हैं उसको उसकी स्टडी करना, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सिर्फ फिनोटाइप, इसको ना ऐसे लिखो यार, ज़्यादा इसको ना थोड़ा सा ऐसे लिखो, फिनोटाइप की वजह से कितना है, जीनोटिपिक, फिनोटिपिक, फिनोटिपिक, जीनोटिपिक, इन्वायरमेंटल, फिर क्या हो सकता है, इन्वायरमेंटल वेरिएशन, फिर क्या हो सकता है, हेरिटेबिलिटी हो सकती है, जेनेटिक एडवांस हो सकता है, ये सारे कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके माध्यम से हम लोग वेरिएबिलिटी का असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको फिर से ऐसे लिखो, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। रेंज, उसके बाद क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद होगा वेरिएंस, स्टैंडर्ड एरर और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक, ये। और क्या हो सकता है? जैसे कि मेट्रोग्लिफ एनालिसिस, इसके माध्यम से भी हम लोग वेरिएबिलिटी का असेसमेंट कर सकते हैं। अब देखिए ये सब क्या है ना, ये सब मैं पढ़ाऊंगा, कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन भी पढ़ाऊंगा, मेट्रोग्लिफ एनालिसिस भी पढ़ाऊंगा, डी स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स ये भी पढ़ाऊंगा आपको, फिर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस भी पढ़ाऊंगा, पीसीए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पीसीए को प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, पीसीए, मॉलिक्यूलर डाइवर्सिटी एनालिसिस। मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ ना, मैं सारा मेथड आपको, सारा टेक्निक पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारे टेक्निक हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं पॉलीजेनिक वेरिएबिलिटी का असेसमेंट करने के लिए, ठीक है। चलिए, अब दूसरा क्या है? दूसरा है determination of yield component to select elite genotype। अगर आपको मतलब yield के जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं उसको पता करना होगा, ठीक है, और आपको उस माध्यम उसके आधार पर आपको elite जीनोटाइप को सेलेक्ट करना होगा, तो वो किस मेथड, वो कौन से बायोमेट्रिकल टेक्निक का यूज आप करोगे, समझे? तो वो बायोमेट्रिकल टेक्निक आपको मैं बताऊंगा। जैसे पॉलीजेनिक वेरिएशन को समझने के लिए हम लोग ये सारे जो टेक्निक हैं, ये सारे जो टेक्निक हैं उसका हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो डिटर्मिनेशन ऑफ यील्ड रिलेटेड कंपोनेंट्स टू सेलेक्ट elite genotype,
अगर आपको ये करना हो तो आप कौन कौन से बायोमेट्रिकल टेक्निक का उपयोग कर सकते हो, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, आप कोरिलेशन एनालिसिस कर सकते हो, मतलब मान लो एक ट्रेट यील्ड है, उसके अलावा मान लो पेनिकल लेंथ है, नंबर ऑफ ग्रेन पर पेनिकल है। उसी तरह से आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ सीड्स इन पेनिकल है। ये कुछ 4-5 ट्रेड्स हैं। अगर आपको जानना होगा कि हम ये 4-5 ट्रेड्स में कौन से ट्रेड को इम्प्रूव करें, जैसे टिलरिंग है, नंबर ऑफ टिलरिंग है, ये सारे जो ट्रेड्स हैं, इन सारे ट्रेड्स में कौन से ट्रेड्स को इम्प्रूव करें, तो हमें यील्ड में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अगर उन सारे ट्रेड्स को पता करना होगा, यील्ड के जितने भी कंपोनेंट ट्रेड्स हैं, उन सारे कंपोनेंट ट्रेड्स को पता करना होगा। उसको पता करने के लिए हम लोग ये इस तरह के कुछ एनालिसिस को हम लोग यूज कर सकते हैं, कोरिलेशन एनालिसिस। जैसे कोरिलेशन एनालिसिस से हमें ये पता चलेगा कि कौन से दो ट्रेड्स आपस में कोरिलेटेड है। तो एक अगर कोरिलेटेड है तो आप एक में इंप्रूव करोगे तो दूसरे में भी इंप्रूवमेंट होगा। और कैसे कोरिलेटेड है, निगेटिवली कोरिलेटेड है या पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। अगर पॉजिटिवली कोरिलेटेड है तो उसमें इंप्रूव करोगे तो वो ट्रेड इन्हेंस होगा। निगेटिवली कोरिलेटेड है तो एक को इंप्रूव करोगे तो दूसरा डाउन जाएगा। ठीक है, तो ये एक कोरिलेशन एनालिसिस के माध्यम से हम लोग इसको पता कर सकते हैं। दूसरा, पाथ कोएफिशिएंट एनालिसिस। इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, काफ़ी मज़ेदार टॉपिक सब है ये। डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस, तो ये 3 मेथड हैं, बायोमेट्रिकल टेक्निक्स हैं, जिसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं यील्ड और उससे रिलेटेड कंपोनेंट को पता करने के लिए। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है, स्टडी कंबाइनिंग एबिलिटी। अगर कंबाइनिंग एबिलिटी को आपको जानना हो ऑफ जीनोटाइप, तो आप क्या मेथड्स यूज कर सकते हो, आपके पास क्या क्या मेथड्स हैं, बायोमेट्रिकल टेक्निक्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो कंबाइनिंग एबिलिटी, दोनों तरह के, मतलब स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी और जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी। तो एक है आपके पास टॉप क्रॉस, सब पढ़ेंगे आप, बस अभी आपको नाम मैं बता दे रहा हूँ। टॉप क्रॉस, फिर है पॉली क्रॉस, फिर है डायलिल क्रॉस, फिर है पार्शियल डायलिल क्रॉस, लाइन इनटू टेस्टर क्रॉस, ट्रायलिल क्रॉस और क्वाड्रेलिल क्रॉस। सो ये कुछ टेक्निक्स हैं। अब ये क्या है ना, ये काफ़ी कोई ऐसा नहीं कि छोटा छोटा टेक्निक्स है, ये सबको पढ़ने के लिए एक एक लेक्चर लगेगा हमें। अगर हमें पाथ कोएफिशिएंट एनालिसिस पढ़ना है तो ऑलमोस्ट 2 घंटे का एक लेक्चर बनेगा। ठीक है, काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा ना, वो बेसिक से लेकर एडवांस तक डिटेल में, और विद क्वेश्चन का भी आपको क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाऊंगा, ताकि एक बार आप पढ़ लो, अपना टाइम इन्वेस्ट करो एक बार, तो बार बार आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी में, साधारण भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए, ये तो बस अभी आउटलाइन है, डिटेल में पढ़ेंगे हर एक चीज़ को, ताकि आपको समझ में आए कि अपना 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 सिलेबस क्या 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 पढ़ना है। तो इसके लगभग 25-30 लेक्चर बनेंगे टोटल पूरे क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए। चौथा, और एक बार आप पढ़ लोगे तो फिर आपको आई थिंक कोई भी बुक पढ़ोगे तो आपको आसानी होगी समझने में। चौथा है स्टडी ऑफ जीन एक्शन। आपको जीन एक्शन को पढ़ना है, समझना है किसी भी ट्रेड्स का, तो आप क्या क्या मेथड यूज कर सकते हो, जैसे कि डायलिल क्रॉस, पार्शियल डायलिल क्रॉस,
लाइन इनटू टेस्टर का भी उपयोग कर सकते हो। ये सारे ऊपर भी हैं नीचे, मतलब ये दोनों जो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो बायोमेट्रिकल टेक्निक्स हैं। बाय पेरेंटल क्रॉस, जैसे कि नॉर्थ कैरोलिना 1 2 3, ठीक है। सारा पढ़ेंगे आराम से एक एक करके। ट्रिपल टेस्ट क्रॉस, फिर आपके पास है ये ट्रायलिल क्रॉस, फिर इसको समझने के लिए क्वाड्राइलिल क्रॉस एंड जनरेशन मीन एनालिसिस। फिर जनरेशन मीन एनालिसिस। सो इन सारे बायोमेट्रिकल टेक्निक्स का उपयोग कर सकते हैं हम जीन एक्शन को समझने के लिए कि कैसे ये डोमिनेंस जीन एक्शन है, एडिटिव है, एडिटिव इंटू डोमिनेंट है, डोमिनेंट इंटू डोमिनेंट है। तो इसको इन सारी टेक्निक्स का उपयोग हम लोग कर सकते हैं इस बात को समझने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू को, ठीक है। फिर आता है असेसमेंट ऑफ वेराइटल एडेप्टेशन एंड स्टेबिलिटी। ये बहुत मज़ेदार टॉपिक, आप ऐसे तो सारे मज़ेदार टॉपिक हैं, ये आपको मैं समझाऊंगा और ये काफ़ी समझने के लिए आपको ना समझने में काफ़ी मज़ेदार है और इसका एप्लीकेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये असेसमेंट ऑफ वैराइटल एडेप्टेशन और स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपको कहूँ आप ब्रीडर हो, आपने किसी यूनिवर्सिटी में मान लो आप दिल्ली में एक वैरायटी बनाए और दिल्ली में जो आपने वैरायटी बनाया, अगर आपको मैं बोलूँ कि ये वैरायटी पूरे देश में किन किन राज्यों में इसको लगाया जा सकता है, यानी कि जितने भी अपने पास एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं उन एग्रो क्लाइमेटिक जोन में किस किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में ये वैरायटी सुटेबल है, एडेप्टेबल है, स्टेबल है, इसका जो परफॉर्मेंस है वहाँ बेहतर है, ये पता करने के लिए हम लोग ये जो बायोमेट्रिकल टेक्निक जो भी मैं बताने वाला हूँ उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या किस तरीके से ये पता कर सकते हैं अपन? इसको पता करने के लिए सबसे पहले तो यानी कि जो एनोवा है वो करो। एनोवा तो हर चीज़ में करते हैं वैसे तो, चलो ठीक है। फिर है रिग्रेशन एनालिसिस, नहीं स्टेबिलिटी एनालिसिस करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये इतना सिंपल नहीं है। इसको पता करने के लिए हम लोग डिफरेंट मेथड्स का उपयोग करते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अमी, ठीक है। पहले तो ऐसे देखो, जी इंटू ई पूल्ड एनोवा, ठीक है, ये आना चाहिए आपको। फिर आना चाहिए अम्मी मॉडल। फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे GGE बाय प्लॉट, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ अमी मॉडल ही पढ़ेंगे, इसमें स्टेबिलिटी के जितने भी मॉडल हैं, स्टेबिलिटी के जितने भी मॉडल हैं सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुल मिला के आउटलाइन है मैंने जो आपको बताया आज के लेक्चर में कि ये सारे जो आप समझो ये सारे के ऊपर एक एक लेक्चर बनेगा, एक एक क्या दो लेक्चर भी हो सकते हैं एक टॉपिक के ऊपर। जितने भी टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बायोमेट्रिकल टेक्निक्स यहाँ पे बताया हूँ वो सारे टेक्निक्स के ऊपर एक एक लेक्चर आपको मिलेगा और फिर जाके हम लोग का ये जो प्लेलिस्ट है वो ख़त्म होगा। इस सब्जेक्ट्स को, इस टॉपिक्स को आप पढ़ के जो प्लांट ब्रीडर का जो मेन रोल होता है ना वो आपको समझ में आएगा और आपका बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा डाटा एनालिसिस के ऊपर भी। मैं सारे टेक्निक्स को पढ़ाऊंगा भी और उसके रिलेटेड जो सैम्पल डेटा है उसको आर में कैसे एनालिसिस होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये कंप्लीट पैकेज होने वाला है। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि आप क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स को पढ़िए, लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए, खासकर जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस है ना वो आना चाहिए। और मैंने एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस के जो वीडियो है ना वो अपलोड कर रखे हैं सारे, जो आपको रिक्वायर होगी आप उसको जरूर देखें। आप वो देख के जब इस वीडियो को देखोगे ना आपको और क्लैरिटी मिलेगी। और मैं जो भी
क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में और भी जो स्टैटिकल टूल्स जैसे रिग्रेशन है, कोरिलेशन है, वो सारे मैं उस पर, जैसे रिग्रेशन, कोरिलेशन, एनकोवा, ठीक है, इन सारे टूल्स एंड टेक्निक्स को मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप वहाँ से वो लेक्चर देखो, उसके बाद ही इसको देखो, या आप पहले से मालूम है आपको उन सारी चीज़ों का अगर नॉलेज है तो फिर आप डायरेक्टली इस लेक्चर को देख सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस लेक्चर को, और आपको कोई इसमें कोई प्रॉब्लम आई होगी, कोई आपको डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।